गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिप हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए जो एफसी हिंदी है आपका फर्स्ट पेपर, उसके MCQs लेकर के आई हूँ। ऑल फर्स्ट ईयर क्लासेस जितनी भी स्ट्रीम हैं सबको एफसी में जो फर्स्ट पेपर है आपका हिंदी, उसके MCQ हम देखेंगे। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट वाइज हम वीडियो बनाएंगे। एक यूनिट आपकी जो है उसमें 3 टॉपिक है पहली यूनिट में, तो हम एक एक टॉपिक से देखेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक आपका है पहली इकाई का मातृभूमि कविता है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इसके MCQ देखेंगे हम, इनसे संबंधित पूरा इनका जीवन परिचय, इनके पुरस्कार, इनकी रचनाएं और जो कविता से अंतर्गत जितने भी MCQ हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला इसका MCQ है, मातृभूमि कविता के रचयिता हैं तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान था चिरगांव, उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो आप उत्तर प्रदेश लिखेंगे, और अगर गांव पूछा जाता है तो चिरगांव लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में किस देश के बारे में लिखा गया है? तो भारत देश के बारे में लिखा गया है। गुप्त जी के पिता का नाम क्या था? रामचरण गुप्त था। गुप्त जी की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। गुप्त जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता था। कनकलता उनकी कौन सी कविता थी? तो कनकलता उनकी पहली कविता थी। साकेत की विधा कौन है? तो साकेत की विधा जो है वो महाकाव्य था साकेत। और साकेत में मुख्य पात्र कौन था? तो साकेत में मुख्य पात्र जो था वो उर्मिला थी। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, ठीक है, उनके ऊपर से लिखा गया है। उसके बाद मातृभूमि कविता में सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा गया है? तो सूर्य और चंद्रमा को पृथ्वी का मुकुट कहा गया है। उसके बाद मातृभूमि कविता में आकाश क्या है? तो आकाश जो है वो नीला वस्त्र है मातृभूमि का। यशोधरा महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त किस सन में जेल गए थे? तो ये 1941 में जेल गए थे। रंग में भंग की विधा क्या है? रंग में भंग की विधा क्या है? नाटक है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने क्या संबोधन दिया था? तो इनको गांधी जी ने राष्ट्रकवि कहकर संबोधित किया था। साकेत महाकाव्य के लिए गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको काव्य सृजन का पुरस्कार मिला था। मातृभूमि का जल किसके जैसा उत्तम है? मातृभूमि का जल अमृत के समान उत्तम है। मैथिली शरण गुप्त ने पहली कविता किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने पहली कविता जो थी वो इनकी ब्रज भाषा में लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस सन में हुई थी? 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त किस भाषा में रचना करते थे? तो ये खड़ी बोली में रचना करते थे। इसके बाद मातृभूमि कविता में किसकी वंदना की गई है? तो इसमें मातृभूमि की वंदना की गई है। मातृभूमि का आभूषण क्या है? मातृभूमि का आभूषण जो है वो फूल और तारे हैं। किसी की ममता बोध में कवि को मातृत्व का सुख प्राप्त होता है, तो किसकी गोद में होता है? मातृभूमि की गोद में होता है। उसके बाद मातृभूमि के ऊपर जल का अभिषेक कौन करता है? बादल करता है। मातृभूमि कविता किस युग की कविता मानी जाती है? तो ये द्विवेदी युग की कविता मानी जाती है। मातृभूमि किसकी सगुण मूर्ति है? मातृभूमि धरती की सगुण मूर्ति है। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो रत्नाकर का समानार्थी शब्द जो है वो समुद्र है। मातृभूमि कविता में मातृभूमि के स्तुति के गीत कौन गाता है? तो पशु पक्षी जो है उनका समूह, पक्षियों का जो समूह है वो गाते हैं। उसके बाद मातृभूमि का परिधान क्या है? नीला आकाश है। मातृभूमि का मेखला मंडन मतलब क्या है? तो वो है पर्वत। गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? मातृभूमि के प्रति। राष्ट्रकवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो इनकी पत्रिकाएं जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी की रचना पंचवटी किस प्रकार का काव्य है? तो ये खंड काव्य है। हे मातृभूमि वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? संकेत वाचक।
मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि है। सगुण मूर्ति सर्वेश की में सर्वेश शब्द का क्या आशय है? सर्वेश यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद थी? ग्राम जीवन पर लिखी गई जो कविता थी वो याद थी। सागर मातृभूमि का क्या है? सागर मातृभूमि का की करधनी है। इसके बाद मातृभूमि प्रतीक है, मातृभूमि धरती का प्रतीक है। हरियाली का आधार नहीं, मखमल से उम्र है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मैंने इसलिए बताई है, यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो यहाँ पर हरियाली का ब्लैंक नहीं, मखमल से उम्र है, तो यहाँ पर आधार आएगा। उस मातृभूमि की मिट्टी में जब पूरे सन जाएंगे, तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको मिट्टी भरना है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, पंक्तियां ली गई हैं मातृभूमि से। फिर लोट लोट कर वही को शांत करेंगे, तो किसको शांत करेंगे? मन को शांत करेंगे। उसमें मिलते समय ब्लैंक से नहीं डरेंगे, तो मृत्यु से नहीं डरेंगे। जिसकी रज में लोट लोट कर रज कर बड़े हुए हैं, पंक्ति में रज का अर्थ है मिट्टी। कवि कैसे बड़े हुए हैं? तो रज में लोट लोट कर। मैथिली शरण गुप्त की कविता किसने सुनाई? बड़े अफसर ने। शतरंज, अब आपका जो है फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक आएगा शतरंज के खिलाड़ी। ये मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। इसके MCQ देखेंगे हम। तो शतरंज के खिलाड़ी की विधा क्या है? तो ये कहानी है, गद्य की विधा। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। इस कहानी का समय जो था वो वाजिद अली शाह का समय था, उस समय की ये कहानी है। सज्जाद अली के मित्र का नाम था मीर साहब था। नवाब साहब को किसने कैद किया था? अंग्रेजों ने किया था। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1880 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? अजायब राय था। प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे? मर्यादा पत्रिका के। सेवा सदन की विधा क्या थी? तो सेवा सदन इनका एक उपन्यास है। बूढ़ी काकी क्या है? बूढ़ी काकी इनकी कहानी है। और फिर उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी किस विधा से है? तो ये गद्य की विधा से है। मीर और मिर्जा का क्या रिश्ता था? इनका मित्रता का रिश्ता था। पिनक का अर्थ क्या है? पिनक का अर्थ है नशा करना। मिर्जा ने अपनी बीवी को किसकी कसम दी थी? हजरत हुसैन की। बेगम के सरदर्द होने पर मिर्जा घर के भीतर क्यों नहीं आए? शतरंज खेलने के कारण। किसकी बेगम को सरदर्द की परेशानी थी? मिर्जा की बेगम को। वाजिद अली शाह के समय लखनऊ का माहौल कैसा था? विलासितापूर्ण था। कफन किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। मीर और मिर्जा अपनी किस प्रवृत्ति के कारण इतने शतरंज प्रेमी थे? तो विलासी प्रवृत्ति के कारण वो शतरंज प्रेमी थे। आपने सिर चढ़ा रखा है, मुहावरे का अर्थ क्या है? लाड़ प्यार में बिगाड़ देना। प्रेमचंद ने किस विधवा स्त्री से विवाह किया था? इन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया था जो विधवा थी। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से क्या दिखाया गया है? भारतीय शासकों का पतन। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि शतरंज का वातावरण अधिक महत्वपूर्ण था। शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य है गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। लखनऊ पर किसने अधिकार किया था? ब्रिटिश शासन ने अधिकार कर लिया था। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में घटित घटनाक्रम का किस शहर से संबंध है? लखनऊ से संबंध है। शतरंज व्यक्तियों के बीच खेले जाने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें 64 खाने और 32 मोहरें होती हैं। मीर बिगड़ू नाम किसने रखा था? मिर्जा सज्जाद की बेगम ने। मीर साहब शतरंज खेलने में जब लगे हुए थे तो उनका नाम पूछता कौन आया कि मीर साहब के होश उड़ गए? तो बादशाही फौज का एक अफसर आया था, सिपाही आया था। निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो यहाँ पर रचनाएं दी हुई होंगी, उसमें से आपको देखना है पुरस्कार रचना जो है वो उनकी नहीं है। और निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो पंच परमेश्वर उनकी रचना है।
इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिएगा एक बार कौन कौन सी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 350 मानसरोवर कहानियाँ किस नाम से 350 कहानियाँ किस नाम से प्रकाशित हुई हैं, तो वो मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुई है। यहाँ पर आंसर इसी में आ गया है। प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ, तो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी में कौन सा पात्र नहीं था, शेरशाह अली नहीं था। प्रेमचंद को कलम का सिपाही की उपाधि किसने दी थी, तो इनको कलम का सिपाही की उपाधि अमृत राय ने दी थी, जो इनका पुत्र था। शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी, मीर के घर। शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष में की थी, 1930 में की थी। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास था और ये इन्हीं की रचना है। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक का नाम करबला है और प्रेमचंद की कालजयी रचना किसे कहा गया है, तो गोदान को कहा गया है। मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था, फौजी अधिकारी ने भेजा था। शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब लिखी गई थी, 1924 में लिखी गई थी। शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा का पूरा नाम क्या था, मिर्जा नवाब अली। शतरंज के खिलाड़ी में मीर का पूरा नाम क्या था, मीर सज्जाद अली। शतरंज का खेल उस युग की किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, उच्च वर्ग की विलासिता को व्यक्त करता है। नवाब वाजिद अली शाह का राज्य कहाँ था, अवध में था। शतरंज के खिलाड़ी कहानी की विशेषता है बोलचाल की भाषा। आलसियों की यथार्थ पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है, यह कथन लिया गया है शतरंज के खिलाड़ी कहानी से लिया गया है। शतरंज के खिलाड़ी के मुख्य पात्र जो थे वो मीर और मिर्जा, पूरी कहानी इन्हीं पर आधारित थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में कौन से समाज का उल्लेख किया गया है, तो कुलीन समाज का उल्लेख किया गया है। मीर और मिर्जा ने किस नदी के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय लिया था, तो इन्होंने गोमती नदी के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय लिया था। अब आपका फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक आता है। ये पहली यूनिट का तीसरा और आखिरी टॉपिक है। तो ये जो है जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी का व्यंग है। इसके MCQ देखेंगे हम। जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग लेखक का नाम क्या है, व्यंग के लेखक का नाम शरद जोशी है। जीप पर सवार इल्लियाँ की विधा क्या है, तो ये व्यंग है। जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी, 3 इल्लियाँ सवार थी। अफसर ने किसकी कविता सुनाई थी, मैथिली शरण गुप्त की कविता सुनाई थी। अफसर ने किसान से जीप पर क्या रखने को कहा, हरे चने रखने के लिए कहा था। शरद जोशी का जन्म किस सन में हुआ था, 1931 में हुआ था। शरद जोशी की मुख्य विधा कौन सी थी, व्यंग थी। वो व्यंग ज़्यादा करके व्यंग ही लिखते थे। अंधों का हाथी की विधा कौन सी है, अंधों का हाथी नाटक है। शरद जोशी का उपन्यास है केवल मैं। भारत सरकार द्वारा शरद जोशी की को कौन सा सम्मान दिया गया था, पद्मश्री सम्मान दिया गया था। शरद जोशी का निधन किस सन में हुआ, 1991 में हुआ। शरद जोशी का निधन किस दिनांक को हुआ, तो 5 सितंबर को हुआ था। विक्रम के तार धारावाहिक के रचयिता जो है विक्रम बेताल होगा। ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप। विक्रम बेताल के रचयिता जो है वो शरद जोशी हैं। सड़कों पर कौन सी झाड़ुएं फिरने लगी, वक्तव्यों की ईला का अर्थ क्या है, अन्न की देवी। अधिकारियों के खेत से चले जाने पर किसान ने क्या किया, राहत की सांस ली। लेखक को कृषि अधिकारी ने कहाँ चलने के लिए कहा, खेत में चलने के लिए कहा था। चने के होते हैं, चने के खेत होते हैं। किसान से यह पूछने पर कि खेत में खोदने से क्या निकलता है, किसान ने जवाब दिया मिट्टी। लेखक का मित्र कैसा था, लेखक का मित्र बुद्धिमान था। अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी, इल्ली की। पब्लिसिटी का अभिप्राय क्या है, प्रचार प्रसार है। जीप पर सवार इल्लियाँ किन्हें कहा गया है, उपयुक्त सभी, छोटा अफसर को भी, बड़ा अफसर को भी और लेखक को भी। ये तीनों गए थे जीप में बैठकर, ठीक है। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है, इल्लियों को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है। किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किसकी बात का भय था, अफसर की डांट खाने का। शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी, चने की। अन्न की अधिष्ठात्री किसे कहा गया है, ईला को। जीप पर सवार इल्लियाँ
को किसकी पुत्री कहा गया है? पृथ्वी की। जीप पर सवार इल्लियां किस शैली में लिखी गई है? बिंब शैली में। इसके बाद है जीप पर सवार के रचनाकार शरद जोशी हैं। जीप में किसान को क्या रखने को कहा गया? हरे चने के ढेर। लेखक इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने कहाँ गए थे? किसान के खेत पर गए थे। शरद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से प्रकाशित हुई थी? परिक्रमा नाम से प्रकाशित हुई थी। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, यह किसने कहा? किसान ने कहा। शरद जोशी का जन्म कब हुआ? 1931 में हुआ। जीप पर सवार इल्लियां में शरद जोशी ने किस पर व्यंग किया है? यहाँ पर किया लिखा हुआ है, किस पर व्यंग किया है? नौकरशाही तथा लाल फीताशाही पर व्यंग किया है। उन्मूलन का अर्थ है जड़ से समाप्त करना। बड़े अफसर मैंने व्यंग्यकार को मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता सुनाई थी? ग्राम जीवन पर लिखी हुई कविता सुनाई थी। ये शरद जोशी की प्रकाशित कृतियाँ हैं जो हम देखेंगे, इनकी रचनाएं और जो रचनाएं लिखी हैं और फिर उनका अनुवाद हुआ है। परिक्रमा जिसका अनुवाद मुद्रिका रहस्य में हुआ है। किसी बहाने दो व्यंग्य इन्होंने अनुवाद किया है और ये इनकी रचनाएं हैं। किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, राह किनारे बैठ, तिलसम, दूसरी सतह, पिछले दिनों, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, यथासंभव, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और इतने इन्होंने अनुवाद किए हैं। मुद्रिका रहस्य, दो व्यंग्य नाटक, जादू की सरकार, मैं और केवल मैं, प्रतिदिन, समग्र के 3 खंड, यत्र तत्र सर्वत्र, झरता नीम, शाश्वत धीम, नाटक के तीर, भारत में जातिवाद, निबंध, इन सभी का इन्होंने अनुवाद किया है। ये आप ध्यान रखिएगा। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं पूछ सकते हैं। शरद जोशी की रचनाओं में से जो रचनाएं नहीं है या कौन सी उनकी रचना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई। इसके 3 टॉपिक देखे हमने। अब अगले वीडियो में अगली यूनिट देखेंगे।